Question number 15. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. Rupees 200 for the first, 250 for the second, 300 for the third day, and so on. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. तो पहले आप क्वेश्चन समझो. एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक काम को कंप्लीट करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है. अब उस कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन लिखी है कि जितने नंबर ऑफ डेज आपको बोले गए हैं, अगर उसमें काम कंप्लीट हो जाता है तो ठीक, अगर काम कंप्लीट करने में डिले हो जाता है तो उसके आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. सिंपल है. नाउ सपोज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि काम को 10 डेज में कंप्लीट करना है. अब सपोज काम 11 डे हो गया और अभी भी काम चले जा रहा है, कंप्लीट हुआ नहीं. 11 डे का मतलब है कि एक दिन काम में डिले हो गया, 1 डे डिले. अब क्वेश्चन में बोला है कि काम करने में अगर डिले हो गया, एक्स्ट्रा टाइम लगा, तो उसकी पेनल्टी पे करने पड़ेंगे. अब पेनल्टी कितनी पे करनी पड़ेगी? रुपीज़ 200 फॉर द फर्स्ट डे. फर्स्ट डे की जो पेनल्टी है वो है रुपीज़ 200. अब 12th डे भी हो गया और काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ. इट मीन्स 2 डे अब डिले हो चुके हैं काम को कंप्लीट करने में. ठीक है. सेकेंड डे के लिए उसने कहा कि पे करने हैं 250 रुपीज़. सो अब पेनल्टी उसको पे करनी है रुपीज़ 250. अब सिमिलरली 13th डे भी हो गया, काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब 3 डेज़ का काम डिले हो गया. अब 3 डेज़ डिले हुआ तो 3 डे के लिए पे करने हैं 300 रुपीज़. अब इन चार्जेस को हम ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि जो चार्जेस है वो 50-50 से इंक्रीज होता जा रहा है. अब यहाँ पर भी बोला गया है द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग रुपीज़ 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे. जितना ज़्यादा डेज डिले होता जाएगा पेनल्टी 50 रुपीज़ से इंक्रीज होती जाएगी. अब कैलकुलेट क्या करना है? अगर काम 30 डेज तक डिले होता है, अगर काम 30 डेज तक डिले होता है तो 30 डेज तक टोटल पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पे करनी पड़ेगी वो हमें कैलकुलेट करना है. क्लियर? इजी है क्वेश्चन. अब यहाँ पर हम चार्जेस को ऑब्जर्व करें तो एपी बन रहा है, जो चार्जेस है वो 50-50 से इंक्रीज हो रहा है, तो इनका कॉमन डिफरेंस 50 है. एपी हमारे पास आ गया. अब ये एपी हमें 30 डेज तक चाहिए. इट मीन्स हमें 30 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है. क्लियर? अब क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है? Given penalty for 1 day delay in completion of work फर्स्ट डे की जो पेनल्टी है वो है रुपीज़ 200. अब उसके बाद जितना ज़्यादा टाइम डिले होता जाएगा 50 रुपीज़ उसके अकॉर्डिंगली बढ़ते जाएंगे. तो अब है पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डिले डे इज रुपीज़ 50 more than the previous day. Clear? अब हम लिस्ट ऑफ चार्जेस, लिस्ट ऑफ पेनल्टी देखते हैं. ये है डेज जो डिले हुए और उसके अकॉर्डिंगली जो पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर को पे करनी है. अब यहाँ पर अगर काम एक दिन डिले होता है, सेकेंड डे के लिए डिले होता है, 3 डेज़ के लिए डिले होता है, और इस तरीके से करते करते वर्क उसने 30 डेज़ तक डिले कर दिया है. अब 30 डेज़ तक के हमको टोटल पेनल्टी चार्जेस हमें कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट डे के पेनल्टी चार्जेस हैं 200, सेकेंड डे के हैं 250, थर्ड डे के हैं 300
और इस तरीके से हमारे पास A30 भी आएगा। 30th डे पर भी उसने पेनल्टी पे करी होगी। अब हमें डे 1 से लेके डे 30 तक की टोटल पेनल्टी बतानी है, टोटल सम बताना है, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम देखें तो हमें गिवन है AP की फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स, कैलकुलेट करना है हमें S30। तो यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट करना है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हमें कैलकुलेट करना है S30, ये हो गया 30/2, 2 इंटू a 400 प्लस 29 इंटू डी, डी है हमारे पास 50, ये हो गया 15 इंटू 400 प्लस 1450। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 15 इंटू 1850 S30 is equal to 15 multiplied by 1850. Here we get the sum of 30 days penalty charges is 27,750। तो इतने चार्जेस टोटल उसको पे करने पड़ेंगे फॉर 30 डेज पेनल्टी के लिए। क्लियर? So the contractor will pay rupees 27,750 as penalty for 30 days. यही हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। अब इस तरीके के क्वेश्चंस वैसे भी सॉल्व हो जाते हैं अगर मैनुअली हम कैलकुलेट करते 30 डेज तक, लेकिन अगेन थैंक्स टू AP कि AP की मदद से इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? चलिए नोट करें इसे। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है पहले वो समझते हैं। अब क्वेश्चन में कहा है कि एक स्कूल में 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 7 कैश प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट होने हैं और उन कैश प्राइजेस का टोटल अमाउंट है 700 रुपीज़, जो कि 7 प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट होना है। ठीक है, अब उसमें बोला गया है कि हर एक पर्सन को जो प्राइज मनी हम देंगे वो कैसे डिसाइड किया गया है। अगर फर्स्ट पोजीशन वाले को 100 रुपीज़ देते हैं तो सेकंड पोजीशन वाले को उससे कम 20 रुपीज़ दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन वाले को अगर 100 रुपीज़ दिया है तो सेकंड पोजीशन वाले को 80 रुपीज़ देंगे। फिर थर्ड पोजीशन वाले को अगेन -20 रुपीज़ उससे कम मिलेंगे, 60 दिया जाएगा। फिर फोर्थ पोजीशन वाले को अगेन -20 40 दिया जाएगा। इसी तरीके से 7 पोजीशन तक मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्लियर? लेकिन अब हमें इस क्वेश्चन में नहीं पता है कि किस पोजीशन में कितना मनी प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो हमें कैलकुलेट करना है। हमें सिर्फ इतना पता है टोटल कैश प्राइजेस है 7 और 7 टोटल कैश प्राइजेस का अमाउंट है 700 रुपीज़। क्लियर? अब यहाँ पर भी हम ये ऑब्जर्व करें तो अगेन हमें ये एक AP मिल रहा है, क्योंकि हमें इसमें पता है कि हर एक सक्सीडिंग टर्म जो है वो सेम डिफरेंस से ही इंक्रीज हो रही है। क्लियर? और AP में यही होता है, हर दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या क्या चीज़ें गिवन है? गिवन टोटल अमाउंट ऑफ कैश प्राइजेस ₹700 and total number of
प्राइजेस हैं 7। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ गिवन नहीं है, अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि कौन सी पोजीशन पे कितना मनी उसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो वो अब हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट द प्राइज मनी गिवन टू फर्स्ट पोजीशन बी रुपीज़ पी। हमने यहाँ पे एज्यूम करा कि जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई है उसको पी रुपीज़ का प्राइज मनी दिया गया है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली बाकी प्राइजेस मनी कैसे आ जाएंगे? नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अब यहाँ पर पोजीशन और प्राइज मनी इसकी हम लिस्ट बना लेते हैं। टोटल पोजीशंस कितनी रखी गई है? 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब उसका प्राइस मनी क्या रखा गया? हमने यहाँ पर अभी माना कि फर्स्ट पोजीशन वाले को दिए गए हैं पी रुपीज़, तो अब सेकंड वाले को कितने दिए जाएंगे? -20 हो जाएगा। ठीक, थर्ड वाले को कितना दिया जाएगा? -20 अगेन, तो ये हो गया -40। सिमिलरली फोर्थ पोजीशन वाले को -60, फिफ्थ पोजीशन वाले को -80 और इस तरीके से 6 और 7 पोजीशन वाले को भी प्राइज मनी अलॉट किया जाएगा। क्लियर? इसी ऑर्डर में दिया जा रहा है। अब यहाँ हमने ऑब्जर्व किया ये एक एपी बना रहा है। अब इस एपी में फर्स्ट टर्म हमें गिवन है पी, जो भी हमने एज्यूम करा, कॉमन डिफरेंस है -20 और यहाँ पर हमें SN भी गिवन है, टोटल प्राइज मनी भी गिवन है। टोटल प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो लगा है 700 रुपीज़ का, और कितने नंबर ऑफ प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? 7। तो हमें n की वैल्यू भी पता है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है AP की फर्स्ट टर्म, दैट इज द प्राइज मनी गिवन टू दी ईच प्राइज होल्डर। क्लियर? चलिए अब हम यहाँ पर SN का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। SN is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d। S7 is equal to 7/2 into 2 into p plus 6 into -20। S7 है 700, ये यहाँ पर आके हो जाएगा 2/7 is equal to 2p plus -120। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा तो ये हो गया 200 plus 120 is equal to 2p, 320 divided by 2 is equal to p। So 160 वैल्यू आ गई यहाँ पर p की। और हमने P क्या एज्यूम किया था? हमने P एज्यूम किया था कि फर्स्ट पोजीशन वाले को कितना प्राइज मनी दिया जाएगा। हमने P की वैल्यू निकाली 160, तो फर्स्ट पोजीशन जो थी उसको कितना प्राइज मनी दिया गया है? 160। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट प्राइज है 160। अब सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा? 20 रुपीज़ माइनस कर देंगे 140। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड प्राइस, फोर्थ, फिफ्थ प्राइस, सिक्स प्राइस और सिमिलरली सेवन प्राइस का अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 140, 120, 100, 80, 60 और सेवन पोजीशन वाले को यहाँ पर कितने रुपीज़ मिलेंगे? 40 रुपीज़। क्लियर? चलिए यही चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था, नोट करें इसे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees and so on
till class 12. Now there are 3 sections in each class. So how many trees will be planted by the students? तो पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहे हैं. सिंपल सा क्वेश्चन है. स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ट्रीज लगाएंगे. ठीक है, अब ट्रीज कैसे लगाएंगे उसका एक रूल है. जो भी क्लास का बच्चा ट्रीज लगाएगा, अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो वो 1 ट्री लगाएगा, सेकंड क्लास का बच्चा है तो वो 2 ट्रीज लगाएगा, थर्ड क्लास का स्टूडेंट है तो 3 ट्रीज लगाएगा. सिमिलरली ऐसे क्लास 12th तक के स्टूडेंट्स को ट्रीज लगाने हैं. सो क्लास 12th में जो स्टूडेंट होगा वो 12 ट्रीज प्लांट करेगा. क्लियर. दूसरी चीज़, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास. अब हर एक क्लास का 1 ट्री काउंट हो रहा है. अब फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास के बच्चे जो होंगे, वहाँ फर्स्ट क्लास जो होगी वो अपनी क्लास का 1 प्लांट लगाएगी. अब फर्स्ट क्लास में सेक्शंस कितने हैं, 3. तो फर्स्ट क्लास के टोटल कितने ट्रीज हो जाएंगे, 3 ट्रीज हो जाएंगे. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, हर एक क्लास में 3 हैं, तो नंबर ऑफ ट्रीज भी क्या होंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शंस हैं तो टोटल ट्रीज कितने हो गए, 3. सेकेंड क्लास के भी 3 सेक्शंस हुए. सो हर क्लास का 1 ट्री, 3 2 6. फिर 3 क्लास है, थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास के टोटल ट्रीज है 3, 3 सेक्शंस भी हैं तो हर एक सेक्शन का 1 ट्री, 3 3 9. सिमिलरली ऐसे क्लास 12th के भी 3 सेक्शन के जो ट्रीज होंगे वो हो जाएंगे 36. कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि अब हर एक सेक्शन में से अगर सबने ट्री लगाए तो टोटल ट्रीज अब कितने प्लांट हो जाएंगे, वो हमें अब काउंट करना है. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सम ऑफ 12 टर्म्स कैलकुलेट करना है. अब यहाँ पर हम इन पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो अगेन ये एक एपी बन रहा है. हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो हैं उनका जो डिफरेंस है वो 3 आ रहा है. 3 + 3 6, 6 + 3 9, देन 9 + 3 15 और इस तरीके से 36 तक सेम डिफरेंस चलता जा रहा है. क्लियर. तो ये एपी बन गया. अब इस एपी की हेल्प से ही हमें सम ऑफ 12 टर्म्स कैलकुलेट करना है. तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. क्या क्या चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है. सो गिवन नंबर ऑफ ट्रीज planted by students is according to the class in which they are स्टडी. अब यहाँ पर अगर क्लास 1 का स्टूडेंट है सो ट्रीज कितने प्लांट होंगे, 1 होगा. क्लास 2 का स्टूडेंट है तो क्लास प्लांट्स होंगे 2. क्लास 3 का स्टूडेंट है तो प्लांट होंगे 3. क्लास 4 का है तो प्लांट होंगे 4. सिमिलरली क्लास 12th का कोई स्टूडेंट होगा प्लांट करने वाला तो वो प्लांट करेगा 12 ट्रीज. अब हमें पता है कि नंबर ऑफ सेक्शंस इन ईच क्लास इज 3. सो नाउ नंबर ऑफ टोटल ट्रीज प्लांटेड कितने हो जाएंगे, 3 6 9 12 15 और सिमिलरली 36 तक जाएंगे. क्लियर. अब हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैलकुलेट करना है. सो हमने इन पैटर्न को ऑब्जर्व करा, हमें एक एपी मिल गया. एपी है 3 6 9 till
36, where first term of AP is 3, common difference is 3, and nth term is 36, and number of terms is 12. तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके Sn का n/2 इंटू an प्लस an हम सम ऑफ 12 टर्म्स निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमारे पास आ जाएंगे. तो अब हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. हमें निकालना है सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू n/2 12/2 इंटू a3 प्लस 36 6 इंटू 39 6 9 is the sum of 12 टर्म्स, या फिर हम कहें कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12th इज 234 प्लांट्स. क्लियर? चलिए नोट करें इनसे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.